चलो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, डिफरेंट एक्सक्रीटरी वेस्ट्स क्या होते हैं एंड ये कैसे जो है एलिमिनेट हो जाते हैं एक एनिमल की बॉडी से। हाँ, असल में हमने यहाँ पर एक्सक्रीटरी वेस्ट जो ह्यूमंस में बनता है और उसी के बारे में पढ़ना है, और वो कैसे बनता है, कैसे वो एलिमिनेट होता है एक ह्यूमन बॉडी से। तो पहले हम जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर जाके जो है उनका एलिमिनेशन हम देखेंगे, वो कैसे एलिमिनेट होते हैं, कैसे वो बॉडी से निकलते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट्स ये कौन से वेस्ट्स होते हैं? देखो, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की जो बॉडी होती है, एनिमल्स की बॉडी में जो है बहुत सारे वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, जमा हो जाते हैं बाय मीन्स ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जब भी एनिमल्स की बॉडीज में जब भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो जाती है, क्या हो जाती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आप जानते हो, जो भी एक्टिविटीज, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस सेल्स के अंदर होती है, अंदर हमारी बॉडी में होती है, लिवर के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। एनिमल्स की बॉडीज में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से प्रोड्यूस हो जाते हैं और प्रोड्यूस होकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक्यूमुलेट मीन्स जमा हो जाना। एक्यूमुलेट हो जाते हैं डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एनिमल्स की बॉडीज में। ठीक है, डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, वो जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, या मैं कह सकता हूँ एक्सक्रीटरी वेस्ट्स, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं इनकी बॉडी में। ठीक है, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होते हैं दे नीड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। इनका बॉडी से एलिमिनेट होना बहुत जरूरी होता है, एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, बॉडी से बाहर निकलना। एक एनिमल की बॉडी में मैं कहता हूँ जब भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है तो उनसे प्रोड्यूस हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये ज़रूरी होते हैं कि ये एलिमिनेट हो जाए हमारी बॉडी से या एक एनिमल की बॉडी से। ठीक है, ये एक्सक्रीट हो जाते हैं बाय मीन्स ऑफ अ प्रोसेस दैट्स कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। नो, एक्सक्रीशन किसको कहते हैं? फिर the removal of metabolic or excretory wastes, metabolic or excretory products from the animal body। एक एनिमल बॉडी से ये एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होते हैं इनका रिमूव हो जाना, द प्रोसेस कॉल्ड excretion। या excretion is a process by which animals get rid of metabolic wastes, तो जिससे वो metabolic wastes को जो है बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये metabolic excretory waste जो होते हैं इसमें बहुत से wastes होते हैं, जैसे यहाँ पर excretory waste जो एक एनिमल की बॉडी में बनते हैं उसमें वाटर आता है। वाटर जो है एक्स्ट्रा वाटर जब बॉडी में हो जाता है दैट आल्सो बिकम्स अ वेस्ट। अंडरस्टैंड? देन वाटर है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हो वो हम लंग्स के थ्रू जो है वो एलिमिनेट करते हैं, वो आपने पढ़ा भी। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो है एक्सेस फॉर्म में होते हैं, उनको बाहर निकालना होता है। इसके अलावा मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। ठीक है, ये जो है ये, या इसके अलावा जो है क्रेटिनिन है, एटसेट्रा। ऑल दीज आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट। इनका बॉडी में ज़्यादा देर रहना एक एनिमल के लिए हार्मफुल हो सकता है, और जो है वो एनिमल की बॉडी जो है वो मतलब डिस्ट्रॉय हो सकती है इनके एक्यूमुलेट हो जाने से। जो है अंदर जो है नेचुरल जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है, नेचुरल जो हमारा बैलेंस बॉडी का होता है वो जो है बिगड़ सकता है। अंडरस्टैंड? इसलिए जो है इनका रिमूव होना, इनका बाहर निकालना, और सब कुछ इनमें से जो है वो बहुत ही पॉइजनस होते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं, तो
वो उनका एक्यूमुलेट होना बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए उनको रिमूव करना जरूरी बन जाता है। ठीक है, तो ये है मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो एक एनिमल की बॉडी में जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं जब भी उसकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये वेस्ट जो है इनमें से मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होते हैं, मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट जिनका बॉडी में एक्यूमुलेट होना बहुत डेंजरस हो सकता है और जिनका रिमूव होना बहुत ही जरूरी होता है, वो होते हैं अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये तीनों जो है बहुत ही ज्यादा जो है पॉइजनस वेस्ट होते हैं, टॉक्सिक वेस्ट होते हैं। अब किसी में कम टॉक्सिसिटी होती है, किसी में ज्यादा होती है। देन अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, दीज आर मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट जो एनिमल्स की बॉडीज में बनते हैं और एक्यूमुलेट हो जाते हैं, अंडरस्टैंड, और जिनका रिमूव करना बहुत ही जरूरी होता है, इनकी एक्सक्रीशन करना बहुत ही जरूरी होता है। अब ये मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनको हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो अंदर होते हैं ये बन जाते हैं these are produced due to deamination of अमाइनो एसिड्स। जब अमाइनो एसिड्स की डीअमाइनेशन हो जाती है, डीअमिनेशन, तो तब जाके ये प्रोड्यूस हो जाते हैं एक एनिमल की बॉडी में। ठीक है, डीअमाइनेशन, अमाइनो एसिड्स आपने पढ़े हैं, उनमें एक ग्रुप होता है अमाइन ग्रुप, वो अमाइन ग्रुप उनमें रिमूव हो जाता है तो उसी को कहते हैं डीअमिनेशन। डीअमिनेशन से प्रोड्यूस हो जाते हैं ये अमाइनो एसिड्स की डीअमिनेशन से नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन का एक जो है पार्ट होता है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं ये बड़े हार्मफुल होते हैं बॉडी में, इफ दे एक्यूमुलेट इनसाइड द बॉडी, तो ये एनिमल की बॉडी के लिए बड़ा हार्मफुल हो सकता है। तो इनका रिमूव करना, इनको बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये तीन जो है इनको कहते हैं मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, these are also called as नाइट्रोजनस वेस्ट, इनको हम कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट जो मेजर सबसे जो टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है वो है अमोनिया। अमोनिया जो होता है ये हाईली टॉक्सिक होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। इसका बॉडी में ज्यादा देर रहना एक एनिमल के लिए जानलेवा हो सकता है, इसलिए अमोनिया को जो है वो बहुत जल्दी जो है बॉडी से निकालना होता है। एंड अमोनिया जो है ये बहुत ही टॉक्सिक होता है एंड इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर फॉर रिमूवल है। इसको रिमूव करने के लिए, अपनी बॉडी से निकालने के लिए बहुत सारा पानी जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसलिए वही एनिमल्स जो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर उनको पानी की कमी नहीं होती है वो अफोर्ड कर सकते हैं अमोनिया को अमोनिया की शक्ल में ही जो है वो एलिमिनेट करना, अंडरस्टैंड। अदरवाइज कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको जो है वाटर स्कैर्सिटी में रहते हैं, जिनको वाटर कंजर्व करने की जरूरत होती है, तो उनके पास हर वक्त पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसे एनिमल्स को जो है वो अमोनिया अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हैं। अमोनिया को कन्वर्ट करना है उनको किसी लेस हार्मफुल चीज़ में, फिर जाकर वो अपनी बॉडी में कुछ देर रख सकते हैं जब तक वो मैक्सिमम वाटर को जो है वो अपने अंदर बैलेंस मेंटेन कर सके। तो अमोनिया है, हाईली टॉक्सिक है। तो इसके अलावा जो यूरिया है, यूरिया होता है, यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया है, ये लेस टॉक्सिक होता है एंड डजंट रिक्वायर टू मच वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। इसको उतना वाटर जरूरी नहीं होता है एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, तो यूरिया जो है ये बॉडी में एनिमल्स जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, हाँ, और ये यूरिया जो होता है इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, थोड़ी देर जमा रख सकते हैं बॉडी में जब तक वाटर प्रॉपर्ली जो है वो अब्सॉर्ब ना हो जाए, अंडरस्टैंड। तो तब जाके जो है एक्स्ट्रा वाटर को अब्सॉर्ब करेंगे वो और फिर जाके इसको जो है रिमूव करेंगे, अंडरस्टैंड, बिकॉज ये थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है। और यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है, इट्स लीस्ट टॉक्सिक एंड ये ऑलमोस्ट सॉलिड पैलेट्स में या हम कहेंगे इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट जो है ये बाहर निकल आता है, अंडरस्टैंड।
और ये लीस्ट टॉक्सिक होता है और इसको जो है बॉडी के अंदर एनिमल बहुत देर तक रख सकता है और इसको बहुत कम पानी की लीस्ट वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन है। इनफैक्ट इसको वाटर लगता ही नहीं है एलिमिनेट करने के लिए है, हम कह सकते हैं बहुत कम पानी। तो इसलिए ऐसे एनिमल जिनको बहुत ज़्यादा कमी होती है पानी की, अंडरस्टैंड, तो वो कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को यूरिक एसिड में, अंडरस्टैंड। तो असल में क्या होता है, प्राइमरी वेस्ट जो हर एक एनिमल के अंदर बनता है नाइट्रोजनस वेस्ट, वो अमोनिया ही होता है। फिर कुछ एनिमल्स अमोनिया को अमोनिया शक्ल में ही रिमूव करते हैं, जैसे मैंने कहा जिनको प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होता है इसको, क्योंकि इसको लगता है बहुत सारा पानी एलिमिनेट करने के लिए बॉडी में, बिकॉज इट्स हाईली सॉल्युबल इन वाटर, रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। बट सम एनिमल्स convert ammonia into urea as well as into some converted into uric acid, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन कि उनको कितना वाटर कंज्यूम करना होता है अपनी बॉडी में, डिपेंड्स अपॉन उनको वाटर अवेलेबिलिटी कितनी होती है, और डिपेंड करता है उसी पर डिपेंड करता है कि वो अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड को रिमूव करेंगे, अंडरस्टैंड। तो इनको कहते हैं हम मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो ये एक्युमुलेट होते हैं एक एनिमल की बॉडी में, फिर एक एनिमल जो है इनको जो है अपनी बॉडी से नॉर्मल जो एक एनिमल होता है जिसकी बॉडी प्रॉपर्ली काम करती है, उनको एलिमिनेट करता है वो अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी का संतुलन बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। देन इसके बाद जो ये अमोनिया होता है, तो अमोनिया जो एनिमल्स नाइट्रोजनस वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया रिमूव करते हैं, तो उनको कहते हैं हम अमोनोटेलिक एनिमल्स। क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक एनिमल्स। अभी मैंने कहा ऐसे एनिमल्स जो मोस्टली जो है इनको प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होता है, हम कहेंगे एक्वाटिक एनिमल्स। मोस्ट इसमें आते हैं कौन? एक्वाटिक एनिमल्स, जैसे मोस्ट बॉनी फिशेस हैं, लगभग सभी बॉनी फिशेस जो होती है वो अमोनोटेलिक होती है। एक्वाटिक एम्फीबियंस हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं, एंड मेजॉरिटी, मैं कहूँगा मेजॉरिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं मेजॉरिटी वाले, जो आपने पढ़ा भी, आप उधर पढ़ते ये भी थे उनके बारे में एनिमल किंगडम में कि इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन है, अमोनिया आपने मेजॉरिटी में पढ़ा। तो मेजॉरिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं, या क्रोकोडाइल इज आल्सो अमोनोटेलिक, अंडरस्टैंड। देन जो टेल्ड एम्फीबियंस होते हैं, टेल्ड एम्फीबियंस जिनकी टेल होती है वो भी अमोनोटेलिक होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, ये अमोनिया को अमोनिया शक्ल में ही रिमूव करते हैं, और जो है ये अमोनिया को अकोमोडेट नहीं कर सकते अपनी बॉडी के अंदर, बिकॉज अमोनिया बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। जो ही ये बनता है उसी टाइम इसको रिमूव किया जाता है बॉडी से। तो ये ऐसे एनिमल जो अमोनिया को, जो नाइट्रोजनस वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया रिमूव करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स। देन दूसरा होता है जो कुछ एनिमल्स अब ऐसे होते हैं जिनको पानी की कमी होती है, या जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स होते हैं जिनको पानी की जो है कमी होती है, या उतना पानी वो उनके अवेलेबल नहीं होता है कि वो अमोनिया को जो है वो अफोर्ड करें कि अमोनिया ही शक्ल में वो उसको रिमूव करें। तो वो क्या करते हैं, पानी कंजर्व करने के लिए, पानी बचाने के लिए अपनी बॉडी में वो अमोनिया को एक लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, मोस्टली अपने लिवर के अंदर, यस ऑफ कोर्स, लिवर के अंदर एक साइकिल होता है जिसको कहते हैं यूरिया साइकिल, जिससे एनिमल्स क्या करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, और यूरिया ये तब तक अपनी बॉडी में एक्युमुलेट करते हैं, जमा करते हैं, जब तक एक्सेस वाटर जो है वो बॉडी में जो है अब्जॉर्ब ना हो जाए, फिर जाके जो है इसको रिमूव किया जाता है। अगर कोई पानी जो है बचता है तो इस तरह उसको जो है रिमूव किया जाता है। तो यूरिया जो एनिमल्स अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, फिर इसको एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स। क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। तो यूरियोटेलिक एनिमल्स जैसे कार्टिलेजिनस फिशेस, फॉर एग्जाम्पल कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती है, मछलियाँ, शार्क्स वगैरह, अंडरस्टैंड। देन टेललेस एम्फीबियंस जैसे मेंढक,
frogs and toads, tailless amphibians, जैसे mammals, सभी mammals जो होते हैं, अंडरस्टैंड, ये सब क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को यूरिया में और फिर उसको उसी शक्ल में जो है बाहर निकालते हैं। तो ये अक्सर क्या काम करते हैं, ये इनके अंदर भी बनता है प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया है, फिर ये अमोनिया को यूरिया साइकिल के थ्रू, एक साइकिल होता है लिवर में यूरिया साइकिल, जिससे कन्वर्ट होता है यूरिया में, कोई अमोनिया नहीं बचता है, ऑल अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड देन दिस यूरिया इज एलिमिनेटेड, फिर इसको एलिमिनेट किया जाता है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी किडनी के मैट्रिक्स में, जो अंदर किडनी का मैट्रिक्स होता है उसके अंदर क्या करते हैं, वो यूरिया को स्टोर करते हैं, अंडरस्टैंड, कुछ यूरिया उधर रहता है, हाँ, इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना किडनी इंटरस्टिशियम के अंदर, ये भी बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अगर ये नहीं रहेगा वहां पर मेंटेन, तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो क्रिएट नहीं हो जाएगा और जो किडनीज के अंदर रिअब्जॉर्प्शन होती है चीजों की वो नहीं हो सकती, अंडरस्टैंड। तो इस तरह यूरिया चूंकि लेस टॉक्सिक होता है, किया जा सकता है एक्यूमुलेट, वहां पर जमा रख सकते हैं वो थोड़ी देर के लिए, जब तक ये मैकेनिज्म जो है नहीं हो जाता है। तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स या रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स नहीं लिजर्ड्स मैं कहूंगा, अंडरस्टैंड, रेप्टाइल्स तो है वो। देन वो क्या काम करते हैं, वो अमोनिया को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड में और यूरिक एसिड को फिर जो है वो रिमूव करते हैं। यूरिक एसिड रिमूव करने वाले एनिमल्स को कहते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स। क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो यूरिक एसिड को, अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड में और जो नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड शक्ल में जो है वो रिमूव करते हैं। यूरिक एसिड बहुत ही कम टॉक्सिक होता है, बहुत ज्यादा देर तक एक्युमुलेट हो सकता है बॉडी में, इनफैक्ट ये सेमी सॉलिड फॉर्म में जो है बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जिनको पानी की बहुत कमी होती है, पानी कंजर्व करने की जरूरत होती है, वो सबसे लीस्ट टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को यूरिक एसिड में और फिर इसी फॉर्म में रिमूव करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं जैसे बर्ड्स, आप देखते हो हैं, जैसे क्या कहते हैं इनको, मोस्ट इंसेक्ट्स जो होते हैं, इसके अलावा जो लिजर्ड्स होती हैं या स्नेक्स होते हैं, ये सब जो होते हैं ये यूरिकोटेलिक होते हैं, अंडरस्टैंड, या ये सब यूरिकोटेलिक होते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं सीधे अमोनिया को यूरिक एसिड में। तो एनिमल किंगडम में आपको मैंने पढ़ा, ये नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट करने के लिए एनिमल किंगडम के अंदर बहुत से जो डिफरेंट फाइलम है उनके अंदर स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं टू गेट रिड ऑफ दीज नाइट्रोजनस वेस्ट, टू गेट rid of these nitrogenous wastes। इन नाइट्रोजनस वेस्ट्स को जो है उनको, उनसे छुटकारा पाने के लिए जो एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स पजेस, डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, पजेस स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, इनके पास स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, जिन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स से वो क्या काम करते हैं, टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं रिमूव करने के लिए उनके पास स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, वो स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का वो यूज करते हैं और इन नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है वो एलिमिनेट करते हैं अपनी बॉडी से। जैसे आपने पढ़ा, जैसे अगर हम केस इफ वी कैन सी द केस ऑफ फ्लैट वर्म्स, फ्लैट वर्म्स के अंदर आपको पता है उनके अंदर फ्लैम सेल्स होती है जिनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। तो उन प्रोटोनेफ्रिडिया के जरिए वो नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है वो एलिमिनेट करते हैं, ये इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद राउंड वर्म्स देखोगे आप, अब आप कहोगे फ्लैट वर्म्स से पहले भी एनिमल्स होते हैं, उनमें सर ने क्यों नहीं कहा कोई जो है उनमें किस तरह हो जाती है एक्सक्रीशन, वो आपने पढ़ा है एनिमल किंगडम में, उनमें सिंपली डिफ्यूजन हो जाता है और
उनमें कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। देन राउंड वर्म्स के अंदर एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होते हैं, हाँ, उनसे जो है वो रिमूव करते हैं अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को, हैं। या इसके बाद अगर आप देखोगे एनेलिडा में, एनेलिडा में आप जानते हैं एनेलिडा के अंदर भी होते हैं स्पेशल टिब्यूलर स्ट्रक्चर जिनको हम नेफ्रिडिया कहते हैं। नेफ्रिडिया के थ्रू वो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को जो है वो रिमूव करते हैं। फिर अगर आप आर्थ्रोपोडा में देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ आर्थ्रोपोड जो होते हैं उनमें डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, जैसे ग्रीन ग्लैंड्स, जैसे एंटेनरी ग्लैंड्स, एंटेनरी ग्लैंड्स। या इंसेक्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे या उनके अंदर मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, पढ़ा है ना आपने। तो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स ये उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जिनसे वो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को जो है वो रिमूव करते हैं। फिर अगर आप मोलस्का के बारे में देखोगे, देन मोलस्का में भी स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, पेयर ऑफ 1 or 2 पेयर्स ऑफ सैक लाइक किडनीज उनमें प्रेजेंट होती है। उन किडनीज के थ्रू वो रिमूव करते हैं अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को। इकाइनोडर्मेटा वगैरह की बात करें तो उनके अंदर गिल्स होती है, वही एक्सक्रीशन का काम करती है। और मोस्ट वर्टिब्रेट्स की अगर आप बात करोगे तो वर्टिब्रेट्स के अंदर स्पेशल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, किडनीज कहते हैं। They have kidneys for the removal of metabolic wastes. So different animal groups have evolved with different structures to get rid of these metabolic wastes. Understand? तो इसी तरह चूंकि हम पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, यहाँ पर आपको सब कुछ एक्चुअली पढ़ना है ह्यूमन बॉडी के बारे में, यहाँ पर कैसे होता है इंसान की बॉडी में। तो थोड़ा थोड़ा सा कंपेरेटिवली भी कभी यहाँ पर टच होता है कि किस एनिमल में कैसे होता है, तो ये भी जरूरी होता है। अब हम सीधे पढ़ेंगे इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, इट्स अ सिस्टम दैट्स मेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये बनाता है क्या, यूरिन हमारी बॉडी में, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड इट्स एलिमिनेशन फ्रॉम बॉडी। और फिर इसको क्या करना, एलिमिनेट करना, इट्स एलिमिनेशन फ्रॉम बॉडी। यूरिन का बनना और यूरिन का बॉडी से, एक एनिमल की बॉडी से एलिमिनेट हो जाना, ह्यूमन बॉडी से एलिमिनेट हो जाना, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ, नंबर ए क्या आएगा इसमें, अ पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ किडनीज। देन इसमें आएगा अ पेयर ऑफ यूरिटर्स, जो यूरिन को नीचे लाते हैं, यूरिटर्स। नंबर सी यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन जिसमें जमा रहता है उसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और जिसके जरिए से वो फिर बाहर आता है उससे कहते हैं यूरिथ्रा। तो ये होते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेदर मेल्स और फीमेल्स, सब में यही होता है। अंडरस्टैंड? तो अगर आप जो है बाहर से एक स्ट्रक्चर बनाओगे एक्सटर्नली, तो ऐसे 2 किडनीज होती है, एक किडनी जरा ऊपर होती है, एक जरा नीचे होती है। किडनीज के ऊपर जो है एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, और यहाँ से भी एक यूरिटर निकलता है, यहाँ से भी एक यूरिटर निकलता है, ये होते हैं यूरिटर्स, ठीक है। देन दीज यूरिटर्स कम डाउन, तो ये जब नीचे आ जाते हैं, नीचे ये ओपन हो जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। अंडरस्टैंड? यहाँ पर होता है यूरिनरी ब्लैडर, फिर नीचे होता है यूरिथ्रा। तो ये होता है ऐसा सिस्टम, यहाँ पर जो है वो आर्टरी और वेन होती है। तो ये आगे स्ट्रक्चर में आप पढ़ोगे, तो ये इनका जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी का। तो अब हम पढ़ेंगे किडनीज के बारे में, और जो है किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है। फिर इसी के अंदर हम पढ़ेंगे यूरिन कैसे बनता है,
कंसंट्रेट कैसे होता है यूरिन है, यानी कैसे उसमें जो डिफरेंट चीज़ें होती है वो रिअब्जॉर्ब होकर फाइनली यूरिन क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, मिक्सचरेशन किसको कहते हैं, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी का कैसा फंक्शन जो है उसको मेंटेन कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है। तो इस तरह ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। देन अगर हम पढ़ेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज के बारे में। हाँ, किडनी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम। किडनीज आप जानते हो, किडनीज हमारी दो होती है। नाउ किडनीज आर रेडिश ब्राउन, हम कह सकते हैं दीज आर रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर्स। इनका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। क्या होता है? दीज आर रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर्स। देन दीज आर, तो कहां पर सिचुएटेड होती है? रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर्स, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स। इनका शेप जो होता है वो बीन शेप्ड होता है। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स, तो दीज आर सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। कहां पर सिचुएटेड होती है? एब्डोमिनल कैविटी में। एग्जैक्ट लोकेशन जो इनको होती है, वन ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम के एक साइड एक साइड एक। अंडरस्टैंड? देन सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में होती है जहां पर लास्ट थोरैसिक वर्टेब्रा होता है और पहला और दूसरा लंबर वर्टेब्रे। इनफैक्ट यहां से यहां तक आपको है थोरैसिक वर्टेब्रे। थोरैसिक वर्टेब्रे के खत्म होकर यहां पर आपकी दो किडनीज प्रेजेंट होती है। हाँ, सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी नियर द डॉर्सल बॉडी वॉल। जो डॉर्सल बॉडी वॉल होता है उसके नजदीक होता है, लेटरल साइड्स ऑफ बॉडी में। अंडरस्टैंड? तो एब्डोमिनल कैविटी इन अ जंक्शन बिटवीन थोरैसिक एंड लंबर वर्टेब्रे। जो पहले थोरैसिक वर्टेब्रे होते हैं और लंबर वर्टेब्रे, लास्ट थोरैसिक वर्टेब्रे होता है। और लास्ट थोरैसिक वर्टेब्रा मींस थोरैसिक रीजन जो होता है वर्टेब्रल कॉलम का, जो इसकी लास्ट वाली हड्डी होती है, और जो लंबर वर्टेब्रे होता है पहला वाला दूसरा वाला, तो वहां पर ये प्रेजेंट होती है किडनीज। ठीक है? तो सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम के एक इधर होती है। ठीक है? नो लेफ्ट किडनी जो होती है, लेफ्ट किडनी इज प्लेस्ड स्लाइटली हायर देन, वो थोड़ा सा हायर होती है, हायर देन राइट किडनी। राइट किडनी से वो जरा ऊपर होती है, लेफ्ट वाली किडनी। बिकॉज राइट साइड में यहाँ पर एक बड़ा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, लिवर। तो लिवर यहाँ पर अकोमोडेट होने की वजह से ये किडनी जो होती है थोड़ा सा नीचे होती है। अंडरस्टैंड? तो अदरवाइज जो है दोनों किडनीज जो है एक जैसी होती है। ठीक है? हर एक किडनी जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। ईच किडनी, हर एक किडनी जो होती है, हर एक किडनी की जो लेंथ होती है, लेंथ कितनी होती है? वो 10 से 12 सेंटीमीटर की उनकी लेंथ होती है। और जो ब्रेड्थ होती है उनकी वो 7 से 8 सेंटीमीटर की होती है। और इनका जो थिकनेस होता है, यानी मोटी कितनी होती है ये किडनीज, वो थिकनेस जो होती है वो थिकनेस इनकी 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। अंडरस्टैंड? 7 to 8 सेंटीमीटर का इनका, 5 to 7 सेंटीमीटर का इनका ब्रेड्थ होता है। तो 7 to 8 नहीं, 5 to 7 सेंटीमीटर का इनका ब्रेड्थ होता है। लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है? तो जो इनका वेट होता है हर एक किडनी का, ईच किडनी, हर एक किडनी जो होती है उसका एवरेज वेट जो होता है वो होता है बिटवीन 120 to 170 ग्राम। ठीक है? 120 से लेकर 170 ग्राम तक जो है वो एक किडनी का जो है वो वेट होता है। ठीक है? तो ये किडनी के बारे में था कि कहां पर सिचुएटेड होती है, कैसी होती है, और जो लेंथ ब्रेड्थ वेट वगैरह किडनी का कितना होता है। ठीक है? तो ये किडनी जो होती है
ये आप देखते हो बीन शेप जैसी होती है, इधर से जो है बल्ब जैसी होती है, तो कन्वेक्स साइड होता है। तो अंदर वाला जो कनकेव साइड होता है उसके अंदर जो एक कनकेव साइड होता है ना किडनी का, इस कनकेव साइड में इसमें कनकैविटी होती है। क्या होती है? कनकैविटी, अंदर की तरफ चला गया होता है ये कनकैविटी को कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। इट इज आल्सो कॉल्ड एज हाइलस। हाइलस याद रखो आप या हाइलम याद रखो। तो इस वाले साइड को जो किडनी का अंदर जैसे होता है, फॉर एग्जांपल ये है किडनी, तो ये वाला साइड इसका अंदर के जैसे होता है, इस साइड को कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। ये हाइलम जो होता है इसी के थ्रू किडनी के अंदर चली जाती है ये आर्टरी, जिसको कहते हैं रेनल आर्टरी, जो ब्लड को ले जाती है फिल्टर करने के लिए किडनी में, और इसी के जरिए बाहर निकलती है यहां से रेनल वेन और यूरेटर। अंडरस्टैंड? तो ये हाइलम जो होता है इसी हाइलम के थ्रू अंदर चली जाती है, इसी हाइलम के जरिए, हाइलम के साइड में, इसी साइड में जो है इसी के जरिए अंदर चली जाती है रेनल आर्टरी जो ब्लड ले जाती है अंदर, रेनल वेन जो फिल्टर्ड ब्लड को बाहर निकालती है, एंड यूरेटर जो यूरिन को नीचे लाता है यूरिनरी ब्लैडर में, वो यहाँ से ही निकल आते हैं। यहाँ पर किडनी का लास्ट वाला जो अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं पेल्विस। किडनी बाहर से जो है एक टफ कवर से सराउंडेड होती है जिसको कहते हैं कैप्सूल। अंडरस्टैंड? देन इसके अलावा इसके बाद जो किडनी होती है वो बाहर अंदर से डिवाइडेड होती है दो हिस्सों में, कॉर्टेक्स और अंदर वाले हिस्से को कहते हैं मेड्यूला। अंडरस्टैंड? देन किडनी के अंदर ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहते हैं रेनल पिरामिड्स। हैं? रेनल पिरामिड्स। रेनल पिरामिड्स जो होते हैं ये इनके बीच में जो कॉर्टिकल एरिया होता है, ये कॉर्टिकल एरिया इनके बीच में जो चला गया होता है उनको कहते हैं रेनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ठीक है? रेनल कॉलम्स ऑफ बर्टिन या बर्टिनी। देन दिस जो किडनी के अंदर ये आप स्ट्रक्चर्स देखते हो इनको कहते हैं कैलेक्सिस। क्या कहते हैं? कैलेक्सिस। ये छोटे और बड़े जो है हिस्से होते हैं जिनमें रेनल पिरामिड्स ओपन होते हैं और फाइनली वो पेल्विस के अंदर जाकर यूरेटर में ओपन होते हैं। मैं जरा डिटेल में फिर से कहूंगा। तो ये मैंने लेबल किया इसको कि कहाँ पर क्या होता है। फिर मैंने कहा ये हाइलम होता है किडनी को, इसी हाइलम के जरिए अंदर जो है आर्टरी चली जाती है, वेन निकल आती है और यूरेटर निकल आता है। ठीक है? तो किडनी जो होती है इनको प्रोटेक्ट कौन करता है? इनको फ्लोटिंग रिब्स प्रोटेक्ट करती है। नीचे वाली रिब्स जो होती है वो इनको प्रोटेक्ट करती है किडनीज को। तो अगर किडनी को देखा जाए तो बाहर से एक्सटर्नली ये एक टफ जो है कवरिंग से कवर्ड होते हैं जिसको हम कहते हैं रेनल कैप्सूल। हर एक किडनी, ठीक है, हर एक किडनी को बाहर से एक टफ कवर होता है जिसको रेनल कैप्सूल कहते हैं। रेनल कैप्सूल के ऊपर भी एक फैट टिश्यू होता है, यानी किडनीज के अराउंड फैट होता है जिसको कहते हैं एडिपोज कैप्सूल। क्या कहते हैं? एडिपोज कैप्सूल। एडिपोज कैप्सूल के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको कहते हैं रेनल फैशिया। वो कनेक्टिव टिश्यू का क्या रोल होता है? वो किडनी को बाइंड करता है एब्डोमेन के साथ, वॉल के साथ अटैच करता है। अंडरस्टैंड? तो ये सब स्ट्रक्चर्स इसको जो है बाहर से होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, इंफेक्शन से, इंजरीज से, मैकेनिकल शॉक से बचाने के लिए। अंडरस्टैंड? तो ये फैट कवरिंग वगैरह ये किडनी का अंदर से जो होती है, बाहर से होती है। देन उसके बाद अंदर से जो ये किडनी होती है, अगर आप इंटरनली इसको देखोगे, इंटरनली जो ये किडनी होती है, हर एक किडनी जो होती है ये दो रीजन्स में डिवाइडेड होती है। इंटरनली इट्स डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। आउटर डार्क रीजन, बाहर वाला एक डार्क रीजन होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। एंड दूसरा वाला जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, इनर लाइट रीजन। उस लाइट रीजन को क्या कहा जाता है? दैट्स कॉल्ड मेड्यूला। ठीक है? तो दो पार्ट्स होते हैं इसके। देन देयर इज वन आउटर रीजन दैट्स कॉल्ड इंटरनल, बात कर रहे हैं हम, दैट्स कॉल्ड रेनल कॉर्टेक्स, और अंदर जो होता है उसको कहते हैं लाइट रीजन, दैट्स कॉल्ड रेनल मेड्यूला। ठीक है?
तो रेनल कॉर्टेक्स होता है बाहर से और अंदर से होता है रेनल मेड्यूला, ठीक है। तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला जो दोनों होते हैं, मेड्यूला जो होता है इसमें 13 to 15 ट्रायंगुलर जो है वो मासेस प्रेजेंट इसमें होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये ट्रायंगुलर मासेस। इन ट्रायंगुलर मासेस को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड रेनल पिरामिड्स। इनको क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड रेनल पिरामिड्स। तो एक किडनी के अंदर तो जो है वो 13 से 15 रेनल पिरामिड्स होते हैं। रेनल पिरामिड्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं माइनर कैलेक्सिस में, छोटी सी स्पेसेस होती है। इनके बाद जैसे ये इसको कहते हैं माइनर कैलेक्स, फिर बड़ा वाला 1 2 3 जब मिलते हैं एक ही बड़ा वाला एक बड़ी स्पेस बनाते हैं, इसको कहते हैं मेजर कैलेक्स, ठीक है। तो सपोज अगर ये मान लो आप ये एक रेनल पिरामिड है, इधर इस रेनल पिरामिड की ओपनिंग होती है, उसको कहते हैं रेनल पेपिला। क्या कहते हैं? रेनल पेपिला। फिर बाहर जाकर ये एक छोटे से स्पेस में जो है वो जो है इधर से एक और पिरामिड की स्पेस आएगी, ठीक है। तो यहाँ 1 2 रेनल पिरामिड जो होते हैं वो एक ही छोटी सी जो है वो स्पेस में जो है वो कंबाइन ओपन हो जाते हैं। ऐसे यहाँ से एक और पिरामिड आएगा और दोनों जो है एक ही कॉमन जो है स्पेस में ओपन हो जाएंगे। इसको कहते हैं हम रेनल कैलेक्स। एक को बोलते हैं कैलेक्स और इसी तरह सबको हम बोलते हैं कैलेक्सिस, रेनल कैलेक्सिस। तो इसीलिए मैंने बोला रेनल पिरामिड्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं माइनर कैलेक्सिस में। माइनर कैलेक्सिस लगभग 7 से 8 प्रेजेंट होती है हर एक किडनी के अंदर, और ये माइनर कैलेक्सिस जो होते हैं आगे जाकर मेजर कैलेक्सिस में ओपन होती है। कहाँ पर ओपन होती है? मेजर कैलेक्सिस में, जो सिर्फ 3 से 4 प्रेजेंट होते हैं एक किडनी में। मेजर कैलेक्स, माइनर कैलेक्सिस मिलकर एक बड़ा मेजर कैलेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो फिर से कहूंगा मैंने कहा मेड्यूला के अंदर ये ट्रायंगुलर मासेस होते हैं 12 15 13 से लेकर 15 तक, जिनको हम रेनल पिरामिड्स कहते हैं। उनकी ओपनिंग होती है जिनको पेपिले कहते हैं। रेनल पेपिला एक को बोलेंगे, पेपिले सबको बोलेंगे। उनके जरिए से वो ओपन होते हैं माइनर कैलेक्सिस में। 1 2 रेनल पिरामिड जो होते हैं वो एक ही माइनर कैलेक्स में ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह 7 से 8 जो है इसमें माइनर कैलेक्सिस होते हैं, वो यूनाइट होकर बनाते हैं बड़े मेजर कैलेक्सिस। वो मेजर कैलेक्सिस जो होते हैं 3 से 4 प्रेजेंट होते हैं। मेजर कैलेक्सिस जो होते हैं वो आगे जाकर ओपन होते हैं किडनी के पेल्विस में। कहां पर प्रेजेंट ओपन होते हैं? किडनी के पेल्विस में। और ये किडनी पेल्विस जो होता है वो फिर ओपन होता है फाइनली यूरेटर में, और यूरेटर नीचे जाकर यूरिनरी ब्लैडर में फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो ये किडनी का अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है। फिर अगर आप किडनी को जो है अंदर से देखेंगे तो किडनी जो होती है, हर एक किडनी जो होती है, ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ, ये अंदर से बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ अबाउट 1 million means 10 lakh, 1 million tubular structures जिनको हम असल में कहते हैं फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। हर एक किडनी जो होती है अंदर से बनी होती है लगभग 1 मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की, जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो जिनको हम फंक्शनल यूनिट्स किडनी के कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उनको नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये नेफ्रॉन जो होते हैं ये फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? फिल्टरिंग यूनिट्स, जो ब्लड को फिल्टर करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट को जहां पर मेटाबॉलिक वेस्ट ब्लड से बाहर निकाले जाते हैं, ब्लड फिल्टर करते हैं,
ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, अंडरस्टैंड, मेटाबॉलिक वेस्ट से प्यूरिफाई करते हैं। तो ये होते हैं कौन, नेफ्रॉन्स, जिनको हम कहते हैं। तो हर एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो 2 किडनीज में 2 मिलियन, 20 लाख नेफ्रॉन जो है वो 2 किडनीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक नेफ्रॉन जो होता है वो नेफ्रॉन जो होता है, असल में यही नेफ्रॉन जो होता है ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है एक किडनी का। और ये नेफ्रॉन जो होता है इसका स्ट्रक्चर हम कल पढ़ेंगे। ये नेफ्रॉन यूजुअली 2 पार्ट्स का बना होता है। एक पार्ट जो इसका होता है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और दूसरा पार्ट जो क्या होता है उसको कहते हैं रिनल ट्यूब्यूल, क्या कहते हैं, रिनल ट्यूब्यूल। असल में जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, जैसे किडनी के अंदर जो जाती है आर्टरी जिसको कहते हैं रिनल आर्टरी, अंदर जाकर ये बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होती है, उनको बोलते हैं आर्टरियोल्स। तो ये वाला आर्टरियोल जो होता है इसको कहते हैं एफेरेंट आर्टरियोल। एफेरेंट आर्टरियोल जो होता है ये खून ले जाता है नेफ्रॉन में, फिर ये एफेरेंट आर्टरियोल अंदर जाकर ब्रांच होता है किसमें, कैपिलरीज में। वो कैपिलरीज फिर कैपिलरीज के थ्रू निकल आता है फिर एफेरेंट आर्टरियोल। एफेरेंट का मतलब होता है जो अंदर ब्लड ले ले, एफेरेंट का मतलब होता है जो ब्लड बाहर निकाले, अंडरस्टैंड। तो इसके बीच में ये जो क्या कहते हैं इसको, इसके बीच में जो कैपिलरीज अंदर बनती है इनको कहते हैं ग्लोमेरुलस। इन दोनों के बीच में जो कैपिलरीज बनती है, एफेरेंट आर्टरियोल और एफेरेंट आर्टरियोल को, ये कैपिलरीज जो होती है असल में ये होती है जिनको हम कहते हैं फिल्टरिंग यूनिट्स, अंडरस्टैंड। बट अब ये फिल्टरिंग यूनिट्स जो होते हैं ये बाहर से एक डबल वॉल्ड डबल लेयर्ड कप से जो है वो सराउंडेड होती है। तो इसलिए अंदर इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, बाहर इसको कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल। इसलिए जो है इसको ऑल टुगेदर कहा जाता है मालपिगियन कॉर्पसल, क्या कहते हैं, मालपिगियन कॉर्पसल और रिनल कॉर्पसल, यहाँ कहते हैं रिनल कॉर्पसल, ठीक है। रिनल कॉर्पसल के बाद इसका जो दूसरा हिस्सा होता है एक नेफ्रॉन का, रफली में दिखा रहा हूँ, कल जो है इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के साथ। तो दूसरा हिस्सा जो होता है वो ट्यूब जैसा होता है, तो इसको टुगेदर कहते हैं रिनल ट्यूब्यूल, क्या कहते हैं, रिनल ट्यूब्यूल कहते हैं। तो 2 पार्ट्स होते हैं हर एक नेफ्रॉन के, एक आप समझते हो बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के साथ जो हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं मालपिगियन कॉर्पसल, जो उसका पहला वाला पार्ट होता है। मालपिगियन कॉर्पसल के बाद रिनल ट्यूब्यूल होता है। तो ये नेफ्रॉन किस किस चीज का बना होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपने पढ़ा हुआ है 10th में भी, यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर के साथ फिर इसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस हम पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कैसे यूरिन बनता है इन नेफ्रॉन्स के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। और वो यूरिन फिर कैसे कंसंट्रेट होता है, यानी कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे बन जाता है, ठीक है। और रिएब्जॉर्प्शन कैसे होती है, व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा, कॉर्टिकल एंड जेक्स्ट्रोमेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है।